Good evening, students. Today I have to continue from the application of law of thermodynamics in energy flow, है ना? तो law of thermodynamics का क्या application है? ठीक है, in case of flow of energy. तो यहाँ पर देखेंगे flow of energy मतलब क्या होता है? ये energy एक पार्ट से दूसरे या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुँचते जाने का मेथड होता है. ठीक है, एक के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का जो कंज्यूमर है उसके अंदर जो एनर्जी है उससे नेक्स्ट स्टेज के कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफर हो गई कुछ एनर्जी, है ना. उससे बाद वाले स्टेज के कंज्यूमर के ऊपर हो गई. मतलब कहने का मतलब ऐसा स्टेज टू स्टेज एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, दैट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रोल है मैंने थर्मोडायनामिक्स अभी बताया. तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेसेस ऑफ एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन इन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मतलब जो कुछ हो रहा है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का लॉ काम है, द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, क्लियर. तो ये क्या है, इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, हम लोग जानते हैं जो बात है एनर्जी के बारे में, यू ऑल नो व्हाट energy neither created nor it can be destroyed, but it can be converted in one form to another, है ना. हम लोग तो जानते हैं एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, नहीं होती. क्रिएट हो सकती है, नहीं होती है. हाँ, फॉर्म कन्वर्ट. ठीक है, सीधी सी बात है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया, केमिकल एनर्जी आ गई, हमने खाया, हमारे अंदर कोई सी एनर्जी आ गई, वो केमिकल एनर्जी हमारे अंदर गई, और वो एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं. मतलब कुछ पार्ट उसी एनर्जी को लेकर ही तो हम डिफरेंट वर्क्स कर रहे हैं ना. समझ आ रहा है? क्लियर. तो ये क्या हो गया, यहाँ पर कहाँ एनर्जी हमने क्रिएट किया? हमने तो कोई एनर्जी क्रिएट नहीं किया ना, तो प्लांट ने क्रिएट किया, बस फूड प्रिपेयर किया. समझ आ रहा है? एंड फूड में केमिकल एनर्जी स्टोर है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फ्लो करता है. मेरे पास तो when certain amount of one form of energy is destroyed, जब एक पर्टिकुलर टाइप का एक एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, उतना ही अमाउंट में एनर्जी का दूसरा फॉर्म मतलब बनेगा. ठीक है, समझ में आया? केमिकल एनर्जी इतना तो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ केमिकल को तो इतनी केमिकल एनर्जी गई, वेस्ट हो गई. ठीक है, तो उतना ही एनर्जी किसी और फॉर्म में हमें मिल जाएगा. सेम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विल गेट. ठीक है, बट क्या होता है पता है, हम एनर्जी के सारे पार्ट को यूटिलाइज नहीं कर सकते. अब हम चाहेंगे कि हम इतना एनर्जी हमने सर्टेन अमाउंट को सपोज करो कि 8000 कैलोरी है, एक एग्जांपल देते हैं, 8000 कैलोरी हमने यूटिलाइज किया, हमें मिला, पर क्या हमको इतना हम यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. कुछ पार्ट वेस्ट हो जाएंगे. ठीक है, इसमें रेस्पिरेशन, कुछ पार्ट बॉडी यूज कर लेगा डाइजेशन. ठीक है, कुछ पार्ट कोई काम हीट में वेस्ट हो जाएगा, मतलब जो बचा हुआ रहेगा मतलब हम लोग जितना एनर्जी पाते हैं फुल यूटिलाइज नहीं कर पाते. कुछ एनर्जी कुछ अनयूजफुल वर्क में चली जाती है, कुछ एनर्जी यूजफुल वर्क में यूटिलाइज होती है. अगर आप लोगों को डाउट होता है आप बोल सकते हैं रिपीट करो. का कोई डाउट वगैरह हो तो बताना. ठीक है, कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो बताना. ये बात समझे आप लोग, मैंने क्या बोला? अब देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे, देखो सबसे स्टार्टिंग में एकदम डायग्राम से देखो फटाफट समझ में आ जाएगा. सन है ना, सन से सोलर एनर्जी आई, ऊपर से देखो एरो आ रहा है, सीधा प्लांट ने एब्जॉर्ब किया. प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं भाई, वो तो सबके लिए प्रोड्यूसर, हमारे लिए खाना तो नहीं बनाते नहीं. देखो एडवांस मिलेगा उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ. ठीक है, वहां पर देखो कुछ एनर्जी देखोगे कि हीट का कुछ फॉर्म चला जाएगा इवेपोरेशन, कुछ कंडक्शन, कुछ कन्वेक्शन में. क्या वाटर के लिए वाटर गर्म होगा ना. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस गर्म होंगे तो हीट का कुछ एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो जाती है. उसका बचा क्या, ग्रॉस प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, एंड अल्टीमेटली कितना ग्रॉस एनर्जी मिला, 20,810 कैलोरी.
ठीक है। उसमें देखोगे रेस्पिरेशन में 11977 चली गई, नेट प्रोडक्शन रेट था 8833 कैलोरी। समझ में आ गया? ओके। उसमें देखो फिर डीके में चली गई, जो मिला उसमें भी डीके में चली गई 5465 कैलोरी डीके। क्लियर? समझ में आ रहा है? जब हम लोग मतलब खाते हैं तो क्या करते हैं, प्लांट को सीधे लेके खा जाते हैं, बनाते हैं डीके वगैरह होगा, हीट लगेगा उसमें, कुछ सेल डेथ होगा या कुछ पार्ट तो डीके होगा, देन वी कैन कंज्यूम। तो उसमें इतना सा 5.6 ठीक है। और कंज्यूम बाकी क्या होगा, हम कंज्यूम करेंगे। तो अब वहां से हमें क्या मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, जिसमें देखोगे रेस्पिरेशन में 1890 चली जाएगी और बाकी एक्सक्रीशन में लॉस हो जाएगा। एक्सक्रीशन भी तो होगा, एक्सक्रीशन नहीं होता है, ठीक है, होता है ना। तो हर्बीवोरस के लिए बताया पहला स्टेज हर्बीवोरस, प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस, कार्निवोरस बाद में आएंगे, ठीक है। और नेट प्रोडक्शन फिर 1478 का रहा, जिसमें से देखिएगा डीके कितना हो गया, 1095 डीके हो गया, उतना कैलोरी बचा, ठीक है, ठीक है। अब कंज्यूम कितना हो पाया, 383, जो कि कार्निवोरस के हिस्से में आया, प्लस उसके हिस्से में आया। अब देखो वो भी तो रेस्पिरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, कार्निवोरस रेस्पिरेशन नहीं करते क्या? अरे डॉग, लायन, ये सब रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, उसमें जाएगी 316 कैलोरी उसकी जाएगी रेस्पिरेशन, और कुछ एक्सक्रीशन में एनर्जी लॉस करेंगे, बाकी जो बचेगा एनर्जी 67 कैलोरी वो उनके पास होगा, वहां से कंज्यूम कर लेंगे, फिर उनको खाने वाले टर्शियरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब डीके में चला जाएगा 46 कैलोरी और 21 कैलोरी मिलेगा, जिसमें 15 कैलोरी रेस्पिरेशन में चला जाएगा, 6 कैलोरी अल्टीमेटली उसके हाथ में आएगा। ये क्या कहानी है, मतलब मेरे कहने का ओवरऑल एक ही मतलब है, मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी हमको मिलता है हम लोग सादा का सादा यूटिलाइज यूजफुल वर्क में नहीं कर पाते, कुछ तो यूजफुल और कुछ तो ऐसे ही चली जाती है, ठीक है, अनयूजफुल वर्क में चली जाती है, ठीक है। बाकी बचा हुआ एनर्जी को लेकर के आप समझ ले बात को, दिस इज द थिंग्स। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो कितना फास्ट किया होगा। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने बता दिया, एनर्जी नाइदर टू बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है व्हेन एनर्जी इज पुट टू वर्क, जब हम कोई एनर्जी को किसी वर्क में लगाते हैं, काम करने में। अब एनर्जी गेन किया, एनर्जी को क्या करेंगे, अपने बॉडी में रख के खत्म कर देंगे, काम में तो लगाएंगे। आप कुछ कर रहे हो कि नहीं, पढ़ रहे हो कि नहीं, कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, तो एनर्जी को हम वर्क में लगाएंगे ना। तो जब हम एनर्जी को वर्क में लगाएंगे तो क्या लगता है कि सारा का सारा एनर्जी मेरा यूजफुल वर्क में चला जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ वर्क, कुछ एनर्जी अनयूजफुल में जाएगा वर्क में, और कुछ एनर्जी का कुछ पार्ट यूजफुल वर्क में जाएगा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एनर्जी जो रेस्पिरेशन में होता है, डीके में होता है, ये क्या होता है, और हीट फॉर्म में ऐसे ही लॉस हो जाती है, दैट इज अनयूजफुल एनर्जी, ठीक है। दीपिका क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? देखो तुम्हारा एनर्जी का वो पार्ट क्या हो रहा है, फूड को डाइजेस्ट करने में चला जा रहा है ना। तो एनर्जी का कुछ क्या होता है, ऐसे ही चला जाता है। तो एंड बिकॉज़ ऑफ दिस एनर्जी डू नॉट रीच टू द कंज्यूमर टू द नेक्स्ट, और जो एनर्जी जो यूजफुल एनर्जी है वो हमें मिलती है, यूजफुल एनर्जी तो हमें मिलेगी ना, जो हमें लगेगी, बाकी को डीके में चला जाएगा, रेस्पिरेशन में चला जाएगा, एंड देन इधर उधर फालतू में चला जाएगा, कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो हमारा यूजफुल एनर्जी कुछ पार्ट मिलती है, नॉट ऑल। यानी कि हम अगर एक बात बोले टोटल और ओवरऑल बोले तो यूजफुल एनर्जी और प्लस अनयूजफुल एनर्जी जो होता है मिला करके एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई होती है हमारे यूनिवर्स में। समझ में, जो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया, मेरे कहने का मतलब है टोटल एनर्जी जो हमें मिलता है वी डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक होता है यूजफुल और एक होता है अनयूजफुल, ठीक है। अनयूजफुल क्या हो गया, अनयूजफुल हो गया आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हो गया, उसका डीके हो गया, ठीक है। heat lost in other forms, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका अनयूजफुल है। यूजफुल एनर्जी जो होती है
ठीक है, जो हम अपने वर्क में लगाते हैं जो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दो फॉर्म में, दो पार्ट में हमेशा डिवाइड, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, एकदम शुद्ध डेफिनेशन लिखें, तो हम दोनों देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो, तो फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, यूजफुल में आता है, जैसे आप देखो, आप जो एनर्जी को लेकर के अपने काम में यूटिलाइज करते हो, लाइक यू आर राइटिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर डूइंग एंड परफॉर्मिंग एनी वर्क, तो आपके सामने आ रहा है, उससे आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, अरे उससे आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, वो वाले फॉर्म में, ठीक है, समझ में? वो सारे फॉर्म, वो सारे इधर यूजफुल में आ गए। यूजफुल मतलब वो एनर्जी जहां से आपको कुछ रिटर्न मिले, क्लियर? So okay, so that is here. And now we come to the first term. The first term is सीधा बात हो गई, energy can be transferred from one form to another form. neither Be created not destroyed. neither created Not destroyed. nor it can be destroyed, but it can be converted Into a new life. in other, Form. ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, Other energy भी हो सकता है. अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर यानी एनर्जी अगर हम लोगों का लॉस होता है, डिके होता है, खत्म होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, तो एनर्जी ही आपको मिलेगी। हो सकता है फॉर्म में नहीं मिले, बट एनर्जी ही आपको मिलेगी। कि आप खुद खाते हो, कौन सी एनर्जी लेते हो? केमिकल लेते हो ना, फूड खाते हो, पर आप जो परफॉर्म करते हो तो केमिकल एनर्जी नहीं, साउंड एनर्जी हो गया, फिजिकल कुछ भी, व्हाटएवर एक्टिविटी हो, तो उसके हिसाब से एनर्जी होता है। तो हमें समझ में हमको दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलता है, बट क्या होता है कि उतनी ही मिलती है, ठीक है, तो उसमें से कुछ हिस्सा बर्बाद हो जाता है, कुछ हिस्सा हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना। अब हम सेकंड लॉ करना है, ठीक है, तो ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वही बात है कि जितना हम लोग पाएंगे तो कुछ अनयूजफुल वर्क और कुछ यूजफुल वर्क हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर है ठीक है, when energy is put to work, a part of it is always converted to, कभी भी हम लोग काम में लगाएंगे, when energy is put to work, A part of it converted into useful. Part of it can be utilized in useful work, and remaining ठीक है, remaining part remaining utilize in unuseful मतलब जो हमें काम में नहीं आता, क्या बिल्कुल लिख देना और क्या, क्लियर?
ठीक है, समझ में आ रहा है? अनयूजफुल वर्क में वही लिख देना है लाइक हीट ड्यू टू फ्रिक्शन रेडिएशन एक्सेट्रा। फ्रिक्शन और रेडिएशन क्या होता है? फ्रिक्शन होना क्या है, आप अगर देखोगे किसी सरफेस को, एक ये बॉडी है, ठीक है, और मान लो ये हम एक बॉडी है, क्या है ये मान लो ये मेरा हैंड है, देखोगे मैं इसको धक्का दूंगा ना तो देखिएगा कुछ एक फोर्स हमें लगता है इसको मूव कराने, तो वो फोर्स जब हम इसमें लगाते हैं ना तो हमारे ये हैंड इस मार्कर के ऊपर इस साइड एक फोर्स लगा है उल्टे डायरेक्शन में, जो हमारे फोर्स को अपोज करता है। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है ना, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये हर सरफेस में लगता है, हर सरफेस एक्ट करता है इससे। अगर ये आप देख रहे हो ये पोडियम है, इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं और हम अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये फोर्स ग्राउंड इसके ऊपर लगा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो हमेशा हमारे फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट फ्रिक्शनल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हार्मफुल भी है, दोनों ही काम दोनों ही है। फ्रिक्शनल फोर्स एकदम से बहुत अच्छा नहीं है और एकदम से खराब नहीं है। देखना फ्रिक्शन से मैसेज का पार्ट खराब हो जाता है, रबिंग मतलब घिसते वो खराब हो जाता है, बहुत बार ऐसा भी होता है ना। क्लियर? फ्रिक्शन से कहीं फायर क्या कितना हार्मफुल है ना। और रेडिएशन, अच्छा, रेडिएशन क्या है, यूजफुल भी है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते, टायर ग्राउंड को पकड़ नहीं पाता, ग्रूव्स नहीं होता। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन हीट के ट्रांसफर का एक मेथड है, समझ में आ रहा है? आप देखोगे हम लोगों का अर्थ गर्म होता है, तो हम लोगों का जब अर्थ हीटेड अप होता है उसके लिए सोलर सनलाइट क्या होती है, सोर्स यानी हीट का तो मेन सोर्स सन है, वहां से जो लाइट आती है ना डायरेक्ट जो है अर्थ को हीट करती है, बीच के किसी मीडियम को गर्म नहीं करती है, सराउंडिंग किसी मीडियम को गर्म नहीं करेगी, डायरेक्ट जो सनलाइट आएगी वो अर्थ को गर्म करेगी। इस मेथड को बोलते हैं हीटिंग बाय रेडिएशन। रेडिएशन में सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, वो बीच के सराउंडिंग्स को गर्म नहीं करेगी। हाँ, सोर्स से हीट आएगी एंड डायरेक्ट टारगेट को हीट करेगी। अब सुनो मेरी बात, अगर पर आप बोलते हो कि ठीक है सर हमारा एटमॉस्फेयर फिर कैसे गर्म होता है, वो तो अर्थ जो है हीट छोड़ता है ना उसकी वजह से गर्म हीट छोड़ता है ना उसकी वजह से होता है। बट रेडिएशन है डायरेक्ट सोर्स, बीच का कोई नहीं, ये हो गया रेडिएशन। कंडक्शन कन्वेक्शन यहाँ पे ओके, तो दिस इज तो यानी कि अब केवल खाली यही नहीं देखोगे, आप अगर मशीन भी यूज करते हो, ठीक है, हम लोग ठीक है कोई भी मशीन यूज करते हैं या ड्राइवर बस चलाते हैं उसको भी, हम लोगों को ना 100% एनर्जी नहीं यूटिलाइज मिलता है जो फ्यूल्स का है, 100% नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनर्जी तो टायर ग्राउंड को फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे एनर्जीज को लेकर के मशीन के पास पार्ट्स घिसते हैं, तो बहुत सारे एनर्जी तो ऐसे ही गए, समझ में आ रहा है? तो हमें कुछ ही पार्ट मिलती है, यानी कि जो फ्यूल्स की एनर्जी 100% एनर्जी वी डू नॉट गेट, सम पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट, ठीक है, इन अनयूजफुल फॉर्म जो हमारे काम में नहीं आती है, कुछ ही जो यूजफुल एनर्जी है जो हमारे काम में आती है। वो सेकंड लॉ, वेरी गुड, वो सेकंड लॉ है। फर्स्ट में क्या कहता है, एनर्जी का कन्वर्जन बताता है, और सेकंड लॉ बताता है एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक होगा यूजफुल एक होगा अनयूजफुल, दोनों मिला दोगे तो हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी हुई है, उतने हमें मिलती है, ठीक है, समझ में आ गया? मूविंग आगे जाते हैं, अगर डाउट क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे जाता हूँ। एनर्जी रिसोर्सेज देखोगे, आप मैं क्या बता रहा हूँ हम लोग एनर्जी हर अपने एवरीडे लाइफ में की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी हम लोगों को चाहिए, नहीं एनर्जी बिना हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ भी काम करो, क्या बताऊं, कुकिंग करो, टेलीविजन देखो, बोलो, किसी से कुछ भी काम करो, वी नीड एनर्जी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों को हम लोग क्या करते हैं, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है, एनर्जी को किसी न किसी फॉर्म में यूटिलाइज करते ही चले आ रहे हैं, यूटिलाइज करते ही चले आ रहे हैं, ठीक है।
है ना, लगातार कर रहे हैं। जैसे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको आप लोग यूज करते हैं किस में कन्वर्ट करते हैं, साउंड में, लाइट में, बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वी नीड हीट एनर्जी फॉर कुकिंग फूड एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, ये सब जला करके मिलती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी किस के का क्या काम आता है, मोटर को चलाने के लिए, फैन को चलाने के लिए, समझ में आ गया। और मेनली कोल गर्म करते हैं, तो कोल गर्म करके क्या करते हैं हम लोग, हाँ बॉयलर होता है ना, बॉयलर, उसमें ना वाटर को गर्म करते हैं, बहुत हीट जब हो जाएगी तो उसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है, उस स्टीम को पर हाई वेलोसिटी से मूव कराते हैं और टरबाइन के ब्लेड को धक्का मारता है, एकदम टरबाइन बहुत रोटेट करती है हाई स्पीड में मैग्नेटिक फील्ड में, और जब वो टरबाइन बहुत स्पीड में रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ उसी एनर्जी को कौन से केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कोर कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। वहां से कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चलता है, ठीक है। एसी करंट हमें मिलता है, एसी करंट वो एसी करंट मिलती है, और ये सारे कैसे एसी करंट, इसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करके इस डिवाइस में देते हैं। अब बहुत सारे डिवाइस में ना ऑटोमेटिक डीसी कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर लगे हुए हैं, अलग से देने का काम है, तो यही होगा ना। सो मेरा क्या लिखा है, तो जैसे ना अब कैरेक्टरिस्टिक्स, यस ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या है, a source of energy should be such that it can provide an adequate amount of useful energy at a steady rate over a long period of time, ठीक है। that is what source of energy, ऐसा होना चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक हमें उसका यूज मिलता रहे, कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक हमें यूज इसका मिलता रहे, एनर्जी सोर्सेज ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये सेफ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, आसानी से हम यूज कर पाए वैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब क्या होता है कि हम सस्ते होने चाहिए, वो हम आसानी से यूज कर पाए। क्या बता रहे हैं, जो सोर्स होता है ठीक है, सोर्स होती है, एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, कोल हो गया, कोयला हो गया, वाटर हो गया, विंड भी वन फॉर्म ऑफ, माने विंड कभी तो हमें कुछ मैकेनिकल फोर्स हमें एनर्जी तो उसकी वजह से उससे भी हमें एनर्जी मिल जाती है, तो बहुत सारा है। मेनली फ्यूल्स का बात करेंगे यहाँ पर, तो समझ में आ रहा है, ऐसा होना चाहिए एनर्जी सोर्सेज कि हम लोग उसको एकदम जितना हमें चाहिए उतना हम यूज कर पाए, ठीक है, एकदम एक कांस्टेंट रेट से हम यूज कर पाए। एनर्जी सोर्सेज ऐसा होना चाहिए। दूसरा, उसको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि आज एनर्जी सोर्सेज कल वो खत्म हो गई, वो वी कैन यूज और वी शुड यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वी शुड नहीं, वी कुड यूज, ऐसा होना चाहिए। और सेफ होना चाहिए, ये सेफ मतलब सेफ तो जानते ही हो क्या होता है, सुरक्षित। एंड इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, होना चाहिए कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि हम यूज ना करें, अफोर्डेबल, इट शुड बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। इकोनॉमिकल एंड इजी टू स्टोर, और ऐसा होना चाहिए स्टोर भी आसानी से कर पाए और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसमें देखो यहाँ पर बताया क्लासिफिकेशन कर दिया, अब क्लासिफिकेशन में जब कर दिया तो यहाँ पे दो टाइप का रिन्यूएबल हो गया या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन एक तो होता है रिन्यूएबल, अच्छा आप देखे होंगे कभी कभी रीयूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल मतलब ये, हाँ वापस नहीं, वो एक्चुअली जब आप उसको यूज कर लेते हो ना तो आपको वापस से यूज के लिए मिल सकता है, ऐसा है। मान लो आप एक आइटम, फॉर एग्जांपल मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ,
सपोज करो आपको एक आई कार्ड प्रोवाइड किया, ठीक है, उसका एक्सपायरी 1 साल बट आफ्टर 1 ईयर आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिन्यू करना पड़ता है। जब ऑफिस में जाते हो तो सर मेरा एक्सपायर हो गया, तो स्टाम्प लगाता फिर आपका 1 साल बढ़ जाता है। दैट इज अ रिन्यूएबल, मतलब रिन्यू मतलब यूज करके वो ओवर काम करो उसको वापस से हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे वो रिसाइकलिंग करके चेक करें या किसी तरह से। जो वापस यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो नॉन रिन्यूएबल होता है उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते वापस, एक बार खत्म तो खत्म, ठीक है। पर अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आप बताओ सृष्टि, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। सोनी, तो देखो, तो रिन्यूएबल हो गई। जब देखो आप, अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूं तो विंड देखो, ऐसा तो नहीं कि खत्म हो, आपने यूज किया बस खत्म, ऐसा नहीं होता। हम CO2 ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकाल देते हैं, प्लांट लेता है ऑक्सीजन दे देता है, देखो रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है, तो रिन्यू हो रहा है इसका भी, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार यूज किया खत्म, लाइक कोल, आप कोयले को जला दो, क्या उस राख जो बचा क्या वापस यूज कर लेंगे, खत्म कहानी उसका। तो दिस इज व्हाट नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ देखो, यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि नेचुरल सोर्सेज प्रोवाइडिंग अस एनर्जी कंटिन्यूअसली फॉर रिन्यूएबल, जो हमें कंटिन्यूअसली मिलता है एनर्जी रिन्यूएबल, ठीक है। सन और विंड को डिपेंड करता है, वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पे। सन क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। अब एनर्जी जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज जो है एनर्जी का सोर्सेज, तो विंड भी है, मैंने बोला विंड हो गया, फ्लोइंग वाटर हो गया, टाइड्स हो गया, ओशियन वेव्स हो गया, बायोगैस हो गया, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचुरल चीजें वो सब रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग वो सन की एनर्जी से हम लोग को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, ये जितने समय तक अर्थ में रहेगी आप उतने समय तक इसको यूज कर सकते हो, कर ही रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि भविष्य में एयर खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा। एक बार नेक्स्ट पे यहां पर परिवार वाला ऑल्दो इसी का ये वाला पैराग्राफ ऑल्दो। अच्छा देखो ऑल्दो, देखो वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्री, आखिर पेड़ लकड़ी कहां से पाते हो, पेड़ से पाते हो, तो ये भी कंसीडर किया जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रीज, ठीक है, यूजुअली टेक मोर देन 15 इयर्स टू ग्रो फुल्ली, पूरी तरह से ग्रो करने में 15 इयर्स लेते हैं। आप इसको रिन्यूएबल मान के चल सकते हो, ठीक है। Therefore renewable of wood as a source of energy takes long time, बहुत long time होगा, then we can reuse it, ठीक है। फर्दर लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, इतना ट्री कट हो रहा है, इतना ट्री कट हो रहा है कि 15 इयर्स में क्या ग्रो करेगा, तो खत्म होते चला जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत हम लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पर क्या करोगे, नहीं होने से तो फिर चलेगा नहीं, क्या नहीं चलेगा, बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग ये जो तो है कैलिफोर्निया में कोई इंपॉर्टेंट है। हां, जो कैलिफोर्निया फर्दर के बारे में, हां, कटिंग ऑफ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल कॉजेस डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट। लार्ज स्केल में पेड़ कट रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट नहीं खत्म होते जा रहे हैं। लार्ज स्केल में काटे जाओगे पेड़ तो जंगल तो खत्म होता ही है। अगर फॉरेस्ट डिप्लीशन होगा तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे, जंगल में रहने वाले उनका तो खत्म हो गया ना, कहाँ जाएंगे, पानी में, पानी भी परेशान कितना बताया, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होगा उनके लिए, समझ में आ रहा है। अब वो होगा क्या, उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगा, लिसन, पेड़ कटेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगा। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, रिपीट हुआ है, बोला ना ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ पॉल्यूशन से, तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग है क्या, क्या घटना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का लेवल कम होकर के अदर गैसेस का लेवल हाई हो जाएगा, अदर गैसेस का लेवल हाई हो रहा है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो दूसरे गैसेस के लेवल हाई होने की वजह से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वो भी कहाँ, खाली एक पार्ट में नहीं, ग्लोबली वार्मिंग गर्म होना, ग्लोबली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया में हर जगह
ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही ग्लोबल वार्मिंग की बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन हो तो जा ही रहे हैं ना। यार डिस्प्लेसिया क्या होता है? डिस्प्लेसिया डिस्प्लेसिया किससे रिलेटेड टर्म है? एक मिनट। सो दैट इज द थिंग्स नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज अब यहाँ देखेंगे मेन सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। मेन सोर्सेस एग्जांपल है सन है, विंड है, फ्लोइंग वाटर है, बायोमास है, बायोफ्यूल्स है। कहां से? फ्रॉम वेस्ट। ठीक है। टाइड्स, ओशंस, जियोथर्मल स्पॉट्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सब है। आप समझ पा रहे हो? हां। सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या होता है? समझ लो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एकदम प्राइमरी सोर्स। सन ना हो तो कुछ ना हो। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो energy obtained from the sun is called solar energy, we all know। ठीक है। अंदर अगर सन की बात करें, इंटीरियर ऑफ द सन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जनरेट a huge amount of energy which is radiated out continuously in all directions in the space। सन में एक टाइप की रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि पूरे स्पेस में मतलब फैलती है। मतलब समझ आ रहा है? लार्ज एरिया में मतलब काफी मतलब समझ आ रहा है? एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है और इसमें क्या है? ट्रेमेंडस हीट डेवलप हो रही है। फ्यूजन के बारे में बताएंगे। बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है उसमें। ठीक है। और बहुत एक्सप्लोजन भी होता है। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होता है। ठीक है। पर हमें नहीं सुनाई देता बिकॉज़ ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द स्पेस इज वैक्यूम। ठीक है, इसलिए नहीं सुना। तो अब सन क्या होता है? अर्थ से बहुत दूर होता है, तो हम लोग को क्या होता है? टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट ही रिसीव होता है। सन तो नहीं है ना, दूर है ना, तो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसका कुछ पार्ट में होता है एंड दैट गिव्स दैट मच हीट। तो वी कैन इमेजिन तो सोलर एनर्जी दैट रीचेस द अर्थ इज neither uniform nor equal in all the space। यूनिफॉर्म भी नहीं है और सब जगह सेम नहीं। आप जानते हो, देखो अगर इस बात को बोले यहाँ पर, ये देखो ये है सन है और हमारा अर्थ है। सॉरी ये उल्टा हो गया। ये अर्थ जो थोड़ा सा मान लो ये अर्थ है। क्लियर? अब होता क्या है कि सब जगह तो सन के करीब में नहीं है ना, तो जहाँ करीब है वहाँ थोड़ा सा लार्ज एनर्जी होगा, जहाँ दूर है वहाँ थोड़ा कम एनर्जी होगा और जो अदर पार्ट से वहाँ जब सनराइज होगा ऐसे हो जाएगा। सब जगह इक्वली एनर्जी थोड़ी यूनिफॉर्मली थोड़ा होगा। चलो भाई यार यहाँ पे तो एवरेज हो जाएगी। वो जो सोलर होता है सेकंड पैराग्राफ हाइलाइटेड तो सिमिलरली ये दोनों में बराबर होगा। सेकंड पैराग्राफ हाइलाइटेड पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, एक बोले द एवरेज सोलर एनर्जी रीचिंग द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ पर सेकंड। अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एवरेज सोलर एनर्जी पहुंचती है। एवरेज मतलब क्या होता है? मिला जुला करके मतलब जो पहुंचती है हर एक सेकंड में। ठीक है। इसका स्क्वायर एरिया पर उसको एक नाम दिया गया सोलर कांस्टेंट। एकदम वो फिक्स है। ठीक है। और उसका जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 1.34 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी एनर्जी तो सोलर एनर्जी रीचिंग द सरफेस ऑफ सरफेस इज अब्सॉर्ब्ड बाय लैंड प्लांट वाटर बॉडीज। क्या होता है? नहीं एब्सॉर्ब होता है। सन का जो एनर्जी आता है अर्थ में क्या वाटर है, वाटर एब्सॉर्ब करती है। ठीक है। It is absorbed by the water। It is absorbed by the water। Lakes, oceans, rivers ये तो absorb करेंगे ही ना ये सारे एनर्जीज को, नहीं करेंगे? क्लियर? एनर्जी पड़ रही हो बट एनर्जी खत्म हो गई। क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक है। Now solar energy absorbed by land water bodies causes wind, storm, rain, snowfalls etc। यही होता है? नहीं होता है। सोलर एनर्जी जो पड़ती है यार वाटर बॉडीज पर, तो विंड का ये नहीं का फ्लो नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, आखिर क्या है वो? यही तो है ना? तो स्टॉर्म होता है, स्नोफॉल होता है। ठीक है। सोलर एनर्जी में सो क्यों उठ गए? ओके, तो वही बता रहा हूँ, सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब प्लांट इज यूटिलाइज्ड
यूटिलाइज बाय देम। अब प्लांट जो यूटिलाइज, ये सब तो देखो, ये सब तो ओशंस में पढ़ेंगे तो होंगे। प्लांट जो यूटिलाइज करेगा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। क्या इसी बाइसाइकिल पार्ट को दिक्कत है क्या? किसी पार्ट में दिक्कत है? मतलब फ्रॉम ऑन एनी पार्ट ऑफ दिस, अगर होगा तो बताना, मैं डिस्कस। ठीक है। विंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी, दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? विंड है भाई, है ना। सन का तो प्राइमरी सोर्स वो तो गया, अभी मैंने समझा दिया। विंड में क्या होता है देखो, आखिर विंड के पास एनर्जी क्यों है? हाँ, क्योंकि वो मतलब मूविंग विंड का, ऐसा नहीं कि स्टेशनरी है तो दैट विंड हैज एनर्जी, नो, मूविंग विंड हैज एनर्जी, क्योंकि जब मूव करती है ना विंड, दैट हैज काइनेटिक एनर्जी, और वो कहीं टकराएगी ना उस टाइम पे आएगी, तो मूविंग विंड हैज एनर्जी। ठीक है, क्योंकि उसमें हाँ मोशन होता है तो एनर्जी होगी। ठीक है। अब देखते हो विंड मिल, देखे हो ना, ऐसा बड़ा बड़ा पंखा होता है विंड मिल, देखना ऐसे घूमती है। ठीक है, क्या होती है? शो के लिए लगा होता है क्या? कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा है क्या? हाँ नहीं, शो के लिए नहीं, अच्छा लगता है देखने, लगता है बट वो शो के लिए नहीं होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर। उसका वो जो होता है ना, ये वो भी बहुत तो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वहां से हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी। बट समहाउ देखो, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना फास्ट कॉइल रोटेट करता है। आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कॉइल, एक कॉइल इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो जो बड़ा बड़ा कॉइल होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, या समझ रहे हैं कितना टाइम्स, कितना बार रोटेट करता है? 1 सेकंड में 50 टाइम्स, इन अ सेकंड 50 टाइम्स। ठीक है, आप समझ लो कितना फास्ट रोटेशन होता है, कितना फास्ट रोटेशन। हां, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वहां से जो इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, या ठीक है, तो यही बता रहा है लार्ज मास ऑफ मूविंग गैसेस, जो बहते हुए हवा है उसका जो लार्ज मास होता है, ज्यादा मास, मोर वेलोसिटी, मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर इम्पैक्ट, मोर मोशन, मोर एनर्जी, इसके ज्यादा है ना। काइनेटिक एनर्जी विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। इनडायरेक्टली विंड कम्स फ्रॉम द सोलर एनर्जी। इनडायरेक्टली अगर देखो तो विंड कम्स फ्रॉम सोलर एनर्जी। इफ यू आस्क मी दैट आई कैन से विंड जो सोलर एनर्जी से भी आती है। ठीक है, सोलर एनर्जी दोनों को गर्म कर रही है, लैंड को भी वाटर को भी। ठीक है, अब देखोगे लैंड फटाफट गर्म होती है, यस, आया नहीं डायरेक्टली, तो विंड का स्पीड आखिर सोलर एनर्जी से हम लोग विंड एनर्जी दिए ना, और विंड का देखो कहाँ, विंड का जो मोशन है उसका कहाँ कहाँ यूज होगा, बहुत सारे फॉर्म में, नहीं क्लियर। So sun is falling on the earth in different areas of the unequally due to unequal heating of different areas of earth and rotation of the earth and local convection currents. We have different wind cycles. The wind cycle is why it is called unequal heating of different areas of the earth. There is a wind cycle. दूसरा for rotation of earth there is a wind cycle. थर्ड, लोकल कन्वेक्शन करंट्स के लिए विंड साइकिल होती है। ये 3 रीजन होता है विंड साइकिल के लिए, ये 3 मेन रीजन होता है। ठीक है, समझ में? अनइक्वल हीटिंग से क्यों होगा? एक जगह एक लैंड का एक पोर्शन बहुत गर्म हो गया, लाइटर डेंसिटी एयर चली गई ऊपर, वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ से दौड़ के चली है, तो ये दौड़ेगी जो वो तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द मोशन। ठीक है, ये जो टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एरियाज, ये फर्स्ट रीजन है। दूसरा क्या था? दूसरा था यहाँ पर रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रही है, अर्थ की ग्रेविटी तो एयर को होल्ड करती है ना, बट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एयर आल्सो रोटेट्स ड्यू टू दिस इज द स्पीड ऑफ द विंड। थर्ड क्या हो गया? वो लोकल कन्वेक्शन करंट्स जानते ही हो, बट बताना क्या जानते हो कन्वेक्शन। ठीक है,
So from very early days we have been using energy possessed by the wind for the various purpose such as removing husk from the grain. दाने से भूसी नहीं हटाना होता है ग्रेन से, तो हम लोग क्या करते हैं, विंड का यूज नहीं करता। विंड नहीं हो, विंड में मोशन नहीं, तो ग्रेन से हस्क हटेगी कहां से? एक एक को चुन चुन के हटाएंगे क्या? हो जाएगा, कहानी वही करता, ऐसा नहीं करते हैं। So in propelling sailboats in the rivers and the seas in moving vehicles, बोट्स को चलाने के लिए विंड एनर्जी की यूज पड़ती है ना, ठीक है। वो क्या बोलते हैं हिंदी में, पाल वगैरह क्या लगाते हैं ना, वो एक बड़ा सा कपड़ा लगा देते हैं, जहाँ विंड फ्लो करती है तो उसके मोशन की वजह से बोट उधर मूव होती है, इधर मूव होती है। वहाँ पर हम लोग ये विंड का एनर्जी यूज नहीं पड़ा ना, वहाँ पर यूज हुआ। दूसरा विंड को चलाने के लिए, ठीक है, 12 वाली क्लियर बचा वो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड इनटू ग्रेन्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को विंड एनर्जी का काम पड़ना है। We'll continue from energy from the water, from the flowing water, from the next class. Thank you.